हम आप ही को दे दो। ठीक है। दमोह में इस वर्ष के प्रारंभ में ये प्रकरण सामने आया कि दमोह में संचालित होने वाले क्रिश्चियन मिशनरी के अस्पताल में एक नकली डॉक्टर के द्वारा एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर्स किए गए और उसमें हमारे पास जो जानकारी आई उस तक लगभग 7 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली। प्राथमिक रूप से ये स्पष्ट है कि बिना योग्यता का, बिना डिग्री प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति फर्जी तरीके से मिशन हॉस्पिटल दमोह की कैथ लैब में लोगों का जटिल सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट कर रहा था और 7 मासूम लोग इस मिशन हॉस्पिटल के कुकृत्यों के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे। हमने इस मामले में आयोग की एक टीम भेजी थी। आयोग की टीम ने यहाँ पे फैक्ट्स इकट्ठे किए, इंक्वायरी की, हमने एक रिपोर्ट राज्य सरकार को दी और कई सारी अपेक्षाएं हमारी इस मामले में राज्य सरकार से थी। दुर्भाग्य है कि दमोह पुलिस की किन कर्तव्य मूर्ता के चलते आज तक इस मामले में यथोचित कार्रवाई संपादित नहीं की गई है। 6/11/2025 को 4 दिन पहले हमने एक लेटेस्ट ऑर्डर भी राज्य सरकार को दिया है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 4-5 माह के समय में इस मामले में आयोग ने भरसक प्रयास करते हुए समुचित आदेश दिए। हमने निर्देशित किया कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और यदि राज्य सरकार चाहे तो दोषी मिशनरी से इसकी वसूली कर सकती है। दुर्भाग्य है कि इस मामले में हमको यथोचित संतुष्टिप्रद उत्तर नहीं मिला, यानी कि मुआवजा नहीं दिया गया और उसका कारण भी स्पष्ट समझ में आता है। 7 मृत्यु वाले इस प्रकरण में अभी तक समुचित एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई है। जब मैं ये कहता हूं कि ये दमोह पुलिस की किन कर्तव्य मूर्ता है तो बड़ा स्पष्ट है कि 2 एफआईआर दमोह पुलिस ने दर्ज की है। दोनों एफआईआर मिलाकर भी 7 मृतकों के नाम किसी एफआईआर के मजमून में उन्होंने नहीं दिए। ये इनकी लाचारगी है, बेचारगी है, कमजरफी है या कामचोरी है कि इन्होंने एफआईआर में लिखा कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई। हमको दमोह पुलिस ये बोलती है कि हमारे सामने पीड़ित लोग एफआईआर कराने नहीं आए। मैं यहां इस वाल्मीकि बस्ती में बैठकर आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से उन 7 पीड़ित परिवारों से ये निवेदन करता हूं कि वे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं, जिससे कि दमोह पुलिस कम से कम ये बहाना ना मार पाए कि कोई एफआईआर दर्ज कराने नहीं आया। परिभाषा के अनुसार इस प्रकार लोगों की हत्या कर देना एक संज्ञेय अपराध होता है और पुलिस को संज्ञेय अपराध में स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करना चाहिए।
लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पुलिस इस मामले में समुचित कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपियों को खुला छूटने की स्वतंत्रता दी गई है और ये केस इतना कमजोर बनाया गया है, अगर आप लोग एफआईआर की भाषा को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जो पहली एफआईआर हुई अप्रैल माह में 7 तारीख को शायद, उसमें अजय लाल को बचाने का पूरा प्रयास किया गया। जो दूसरी एफआईआर 15 तारीख को हुई, उसमें अजय लाल का नाम तो लिखा गया, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले के सरगना अजय लाल को बचाने का प्रयास दमोह पुलिस अपनी जांच में अभी भी कर रही है। दमोह पुलिस इसको आज भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस मान रही है। आप लोग खुद ये तय करिए, दमोह की जनता खुद ये तय करे कि एक नकली डॉक्टर को अपॉइंट करके विदेशों से गरीब लोगों का इलाज करने के नाम पे चंदा लेके लोगों की हत्याएं कर देना क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की परिभाषा में आता है? मेडिकल नेग्लिजेंस तब होती है जब एक योग्य डॉक्टर, एक योग्य व्यक्ति किसी भूलवश अपनी सर्जरी में करते हुए किसी के प्राण को हर लेता है, किसी के प्राण चले जाते हैं। लेकिन ये तो सोची समझी हत्याएं हैं। यहां पर पूरा प्रयास इस दमोह के प्रशासन का इस बात पर है कि किसी एजेंसी के नाम पर फर्जी मुकदमा बना दिया जाए। अरे भाई, अगर किसी ने अस्पताल खोला है तो उस अस्पताल में डॉक्टर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी अस्पताल के प्रबंधन की ही होती है। शुरू में 1-1.5 महीने तक तो दमोह पुलिस का यह कारनामा था कि अजय लाल का नाम कैसे भी एफआईआर की परिधि के बाहर हो जाए, वे ये कोशिश कर रहे थे। मैं यहां पर केवल ये बताने आया हूं कि आयोग ने अभी भी इस मामले को पीछा नहीं छोड़ा है। आरोपियों को सजा दिलाने तक मैं इस मामले में हार नहीं मानने वाला हूं। ये 6/11/2025 को जो आदेश किया है, इसकी प्रति आप लोगों के सुलभ संज्ञान हेतु उपलब्ध है। मेरा मीडिया के बंधुओं से केवल एक आग्रह है, न्याय की लड़ाई में उन गरीब परिवारों का साथ दीजिए जिनका इन कट्टरवादी धर्मांध लोगों ने इलाज के नाम पे हत्या कर दी है। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो ले लीजिए। एक कह रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत विचारों के चलते लोगों के जीवन को मिशन अस्पताल को बंद करके संकट में डाल दिया। मुकेश नायक बेरोजगार है, अपना रोजगार ढूंढने के लिए अनगर्ल बातें कर रहे हैं, एक ऊंची जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आज जिस जगह बैठा हूं, मैं इसी अंत्यज समुदाय में खुद को पाता हूं और ये ऊंची जाति के नायक जी हम लोगों का इस प्रकार कुछ भी अपमान कभी भी कर सकते हैं। वो लोग तो ऐसा कई हजार साल से करते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये मानूंगा और ये बोलूंगा कि आज की तारीख में अपनी बेरोजगारी के दौर में हो सकता है कि वो अजय लाल जैसे मल्टी मिलेनियर मिशनरी आदमी से कुछ पैसे लेकर के इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये वाले क्वेश्चंस पूरे हो जाएं दमोह के, फिर नेशनल इशू पर बात कर लेंगे। समय से फरार है, नाम भी घोषित कर दिया, लेकिन उसके आगे की कोई कार्रवाई। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि दमोह पुलिस काम नहीं कर रही। इससे ज्यादा स्पष्ट मैं क्या कहूं, मैं लिख के दे रहा हूं। हमने ये भी लिख के दिया है कि मध्य प्रदेश पुलिस के आईजी ने हमको जो रिपोर्ट दी है, उस आईजी को ट्रेनिंग की कमी है। हम ये लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस के जो लोग इस मामले में यहां के दमोह पुलिस के अधिकारियों को जांच में क्लीन चिट दे रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके प्रशिक्षण में कमी है। अस्पताल को जो बड़ा तबका परेशान है, हत्याओं के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता। क्या आप चाहते हैं 7, 10, 15, 20 लोग ऐसे ही मरते रहें? ये तो नहीं किया जा सकता। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था करना प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। यदि जिला अस्पताल यहाँ पर्याप्त नहीं है तो नए अस्पताल की व्यवस्था करनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। उस मामले में अगर हमको पृथक से दमोह के लोग आवेदन करेंगे
तो हम पृथक से उस मामले में अपनी रिकमेंडेशन जारी करेंगे। अस्पताल को बनाने में भी कई प्रकार की धांधलियां की गई थी, बिल्डिंग भी अवैध है, नीचे बेसमेंट भी बिना अनुमति के बनाया गया है, ये सारे मामले भी सामने आए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे आप? अवैध धर्मांतरण, बच्चों को अवैध रूप से रख के उनका मतांतरण करना, लोगों की आस्थाओं से खेलना, अनुसूचित जाति के लोगों का धर्मांतरण कर देना, ये सारे खेल करने वाला ये अजय लाल खुद ही आदमी अवैध है। तो और लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, इतनी वीरों की धरती वाले दमोह में कैसे ऐसे अवैध लोग पल रहे हैं, पनप रहे हैं, और उन पे दमोह की जनता अंकुश क्यों नहीं लगाती? क्योंकि दमोह की एक कमेटी बनाई गई थी प्रशासनिक, क्या वो भी जवाबदार है क्या? कैसी कमेटी? कैथलैब मशीन जब इंस्टॉल होती है तो उसको परमिशन देने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। परमिशन दे, देखिए इस पूरे मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट हैंड इन हैंड है। इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है दमोह का, वो पूरी तरीके से मिली भगत में शामिल है। हमारी रिपोर्ट ये बात कह रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की जो 3 डॉक्टर्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें ये लिखा है कि 7 में से तो 4 मौतें हुई नहीं है, 2 तो ऐसे थे कि वो कहीं भी जाते मर जाते, और 2 लोग जिनका नाम है उनकी मौत यहाँ पर नहीं हुई है। वो तो मौत ही नहीं मान रहा 7 लोगों की। हम ये बात बोल तो रहे हैं कि 7 लोगों की मौत हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट बनाई जा रही है, ये रिपोर्ट बना के इस मामले को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई मौत हुई तो पहले एफआईआर होगी ना, तब इन्वेस्टिगेशन होगी। यहाँ तो पुलिस एफआईआर करने राजी नहीं है। पुलिस अलबत्ता ये कह देती है कि हमारे पास कोई पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया। एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन मौतों का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, समय रहते कोई सूचना नहीं दी गई। ये सब की सब बातें सबूतों को मिटाने के प्रयास में शामिल होनी चाहिए, और एफआईआर समुचित धाराओं में होना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं। भाई साहब, ऐसी भी जानकारी जारी है, तो कहाँ आप मानेंगे कि ऐसी कोई अगर कमियां होती हैं तो प्रशासन को आगे आना चाहिए? डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता एक फरार अपराधी के समर्थन में खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को राहुल गांधी से पूछना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहिए कि भाई लोगों की हत्याएं करने का लाइसेंस क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे देती है? हो सकता है वो संपत्तियां कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने नाम करा ली हो इसके बदले में। भाई साहब, मिशन अस्पताल बंद इस विषय में क्या कहना चाहिए? मैं अगर 1000 लोग मिशन अस्पताल में नौकरी कर रहे थे तो आप मुझे प्लीज डाटा दिलवाइए, हम बात करेंगे, है ना। 1000 लोग तो नौकरी नहीं कर सकते सड़े से अस्पताल। अप्रत्यक्ष कुछ नहीं होता भैया। बेरोजगार का मतलब होता है कि मैं नौकरी कर रहा था और नौकरी मेरी छूट गई। अब कोई कहे कि मैं गांजा की खेती कर रहा था, गांजा की खेती बंद करा दी, नौकरी छूट गई। मैं अवैध शराब बना रहा था, अवैध शराब बनना बंद हो गई, नौकरी छूट गई। मैं नशे का सामान बेच रहा था, छूट गई। मैं अवैध गोकशी कर रहा था, छूट गई। ऐसा नहीं होता भैया, है ना। अगर कोई, हम इस बिना पे हत्याओं का लाइसेंस नहीं दे सकते। पुलिस के द्वारा एक बार भूमिगत होकर अजय लाल भाग निकला, उस पर आपका अभी तक कोई? पुलिस इस पूरे मामले में अजय लाल का समर्थन कर रही है, उसकी मदद कर रही है। एक मामला और संज्ञान में है कि अजय लाल काफी साल पहले ही अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, अब उनके पास दूसरी नागरिकता है। ऐसे में मान लीजिए वो फॉरेन में है, तो क्या उनके प्रत्यर्पण में देरी या फिर प्रत्यार्पण की कार्रवाई, कानूनी बाधा बिल्कुल नहीं आएगी। अगर जिला पुलिस राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को इस मामले में निवेदन प्रेषित करेगी, मेरी गारंटी प्रत्यार्पण हम करा के लाएंगे। लेकिन जिला पुलिस ईमानदारी से अपना काम तो करे। सवाल ये है, एक अजय लाल ने विदेश में एक अपने जारी वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा है कि दमोह के एक पुलिस अधीक्षक उनकी मदद कर रहे थे इन परिस्थितियों में। आज तक किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया। उस पूरे वीडियो पे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वो वीडियो। हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दमोह के इन सारे मामलों की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा जो पुलिस की होती है उसको करना चाहिए। डेफिनेटली बिना इन्वॉल्वमेंट के तो ऐसा काम नहीं होगा ना, इसमें अधिकारी इन्वॉल्व। दमोह से लेकर दिल्ली तक एक अच्छी सरकार है, प्रदेश में भी वही सरकार है, उन्हीं के अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी हैं, फिर ये कैसे संभव? उसी सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है,
और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि दमोह के जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो काम चोरी कर रहे हैं, कमजर्फी कर रहे हैं और अपराधियों की मदद कर रहे हैं। अगर अब पुलिस आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रही तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप क्या करें? हमने चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को नोटिस किया, हमको उनके जवाब की अपेक्षा है। और मेरे हिसाब से कार्रवाई की बात नहीं, कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात है। मैं अपने हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। जो कानून में लिखा है उसका अक्षर अक्षर पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है, तो उनको करना होगा। ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई थी और उस ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर की थी उसमें दमोह कलेक्टर ने सारी ना ही अभ्यवेदन प्रस्तुत किया और ना ही अपील के लिए कोई कागज आगे बढ़ाया। ये ईओडब्ल्यू के अधिकारी का खुद कहना है। आप अगर इस मामले के ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है इसके 9th पैरा को देखेंगे, लेटेस्ट ऑर्डर बताइए एक बार, 6/11 वाला, 6/11 वाले ऑर्डर का जो 9th पैरा है उस 9th पैरा में 7th पैरा तक एक पेज छूट गया है। 9th पैरा में जो है हमने, आपको कॉपी मिल जाएगी, हमने इनकम टैक्स कमिश्नर को इसमें नोटिस कर दिया है। The Chief Commissioner of Income Tax, further there is no response from Income Tax Commissioner, therefore let a direction be issued to the Chief Commissioner of the Income Tax Exemption to conduct thorough inquiry and submit report regarding alleged fundraising and donations from abroad for treatment of patients in Mission Hospital having Ayushman card and other alleged inappropriate use of funds। हमने अपनी तरफ से ऐसा कोई लैक्यूना नहीं छोड़ा कि कोई भी अपराधी बच पाए, लेकिन ये जिला प्रशासन का काम है कि अपराधियों को पकड़े। प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस तरह के अपराधी गिरफ्तार। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, बेहद ईमानदारी के साथ वो प्रदेश की सरकार चला रहे हैं और उनकी पूरी मंशा है कि इस मामले में एक भी अपराधी ना बचने पाए। दमोह पुलिस उनकी मंशा पे पानी कैसे फिर रही है, उनको बदल क्यों नहीं देती? डेफिनेटली दमोह पुलिस अपनी कर्तव्य मूर्ता के कारण सरकार के एजेंडे को पूरा करने में फेल हो रही है। यही बात तो बोलने आप लोगों के बीच में आया हूं। उनको बदल क्यों नहीं देते? बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। सरकार हो, मीडिया हो, आप लोग बात करिए, ये हमारा। भाई साहब, वो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सेक्स की आयु 16 वर्ष करने को लेकर है, उस पर आपके काफी वीडियो भी आ रहा है। मैं इस बारे में भी बताऊंगा और दमोह की एक बहादुर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई है, उसके बारे में भी बताऊंगा, दोनों बात बताऊंगा। पहले आपको ये एज ऑफ कंसेंट वाला बता देता हूँ। भारत में 100 साल से ज्यादा के संघर्ष के बाद ये तय हो पाया कि शारीरिक संबंध हेतु 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 18 वर्ष के पूर्व अगर किसी बालिका से कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो वो पॉक्सो कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और उसमें पॉक्सो कानून के तहत सजा के प्रावधान है। और पिछले 4-5 सालों में इस मामले में आयोगों की सख्ती से, बाल आयोग हो या मानवाधिकार आयोग हो या राज्य सरकारों की या राज्य पुलिस की सख्ती से, खास तौर पे जो सांप्रदायिक लैंगिक अपराध हैं, मैं तो मध्य प्रदेश की धरती पे बैठ के बात बोलूंगा भी, जिन अपराधों में हिंदू लड़कियों को लक्षित करके उनका बलात्कार किया गया, उनको वीडियो बनाए गए और उसके बाद ब्लैकमेल करके इस्लाम में उनको धर्मांतरित करने का, उनका मजहब बदलने का प्रयास किया गया, ऐसे अनेकों मामलों में पॉक्सो एक प्रभावी हथियार के रूप में इन बच्चियों की सुरक्षा करने के लिए हमारे काम आया। कतिपय लोग, उसमें इंदिरा जयसिंह जैसी एक एडवोकेट शामिल है जो मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में सरकार की वकील थी, वो सुप्रीम कोर्ट जाके ये जो 18 साल की आयु का बंधन है इसको रिलैक्स करवा के 16 साल करवाना चाहते हैं। इस मामले में देश भर के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रख रहे हैं। आप लोगों को भी समाज के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस मामले में जन जागृति लानी चाहिए कि भारत में जब विवाह की आयु 18 वर्ष है तो सेक्स संबंधों की आयु 16 वर्ष करने से केवल व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार के अपराधियों को खुली छूट मिलेगी जो भारत में लड़कियों का यौन शोषण करना चाहते हैं। इसलिए हम सब एक सुर में सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। दूसरा मामला बड़ा हुआ मामला है और दमोह में तो खासतौर पर यह बात करना चाहिए, मुझे याद है 3 साल पहले मैंने यहाँ पे जब आके FIR कराई थी धर्म स्वातंत्र अधिनियम के उल्लंघन की, तो यहाँ की पहली FIR थी, इसके पहले FIR नहीं हुई थी।
बच्चों को नाबालिगी में गलत तरीके से अनाथ आश्रमों में रख के उनका मजहब बदल देना, उनका धर्म बदल देना। दूसरी एफआईआर यहाँ के एक स्कूल में हुई थी जो बदनाम स्कूल था, जो हिंदू लड़कियों को हिजाब पहन के स्कूल बुलाता था और वहां पे उनको कुरान की आयतें सिखाता था। दोनों मामलों में धर्मांतरण विरोधी कानून, जो अवैध धर्मांतरण को नियंत्रित करने का कानून है, जो धर्म स्वातंत्र अधिनियम है, उनमें एफआईआर हुई है। देश भर से ऐसी एफआईआर जब तादाद में बढ़ी, ओमकार जी को रखे दो, इधर आइए ओमकार जी। देश भर में जब धर्म स्वातंत्र अधिनियमों में इस प्रकार की एफआईआर होनी शुरू हुई, इस प्रकार के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगना शुरू हुआ, तो जमीयत उलेमाए हिंद और इस प्रकार के अन्य संगठन एक वृंदा ग्रोवर नाम की वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशंस को स्वीकार कर लिया है, जो जाके ये कह रहे हैं कि धर्म स्वातंत्र अधिनियमों को खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। ऐसे में हमने देश भर में उन लोगों से आह्वान किया जो धर्म स्वातंत्र अधिनियमों के तहत उनकी कार्रवाइयों से लाभ लेके अपने मानवाधिकारों का संरक्षण करने में सफल हुए हैं। मुझे यह बताते हुए बेहद संतुष्टि है कि दमोह की एक बेहद बहादुर अनुसूचित जाति की महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसने वहां जाकर बताया है कि किस प्रकार मिशनरियों ने यहाँ पे अर्थ के लालच में, पैसे के लालच में उन लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। और जब उनको इस बात का एहसास हुआ, जब उनकी लड़कियों को चर्च में मोलेस्ट किया गया, जब उनकी लड़कियों के साथ चर्च में यौन अपराध किए गए, तब उन्होंने जब धर्म अपना वापस हिंदू धर्म में आने की बात कही तो उनसे कहा गया कि दुगने पैसे वापस करो। किसी प्रकार वो महिला यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाने में सफल हुई और वापस उन लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की। वो लोग वापस हिंदू धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये महिला दमोह से निकल के सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके ये बताया है कि धर्म स्वातंत्र अधिनियम खत्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम अपने धर्म की आस्था का पालन करने में विफल हो जाएंगे। बात करूंगा सागर तक आ गए, सागर से हम सर आने का प्रयोजन बता दीजिए, क्यों आया? आज तो मैं स्वदेशी मेले के लिए आया हूँ, वहाँ जाऊंगा। अजय खालजी को अब तक नहीं पकड़ा गया। अरे यार, अपराधी का नाम कितने सम्मान से लोगे आप? आपको मुझे इस आपका जवाब देते हुए अत्यंत क्षोभ है कि जैसे मध्य प्रदेश का एक नेता पहले ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोलता था, वैसे आप अजय लाल को अजय लाल जी बोल रहे हो। अपराधी इतने सम्मान के लायक नहीं होते, अपराधी घृणा के पात्र होते हैं, अपराधी सजा के पात्र होते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में इस साल के आरंभ में ये मामला सामने आया था कि एक मिशनरी के अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर द्वारा एक अवैध कैथ लैब में एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर्स किए गए और उसमें 7 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। ये भी बात इसमें सामने आई थी कि यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना से इनके इलाज के पैसे लिए गए। ये भी प्रकाश में आया कि एक तरफ जहाँ आयुष्मान भारत योजना से ये मिशन अस्पताल पैसे कमा रहा था, वहीं विदेशों से भी इस इलाज के नाम पे फंडिंग बटोर रहा था। ये भी मामले सामने आए कि कतिपय मामलों में मरीजों के परिजनों से भी पैसा लिया गया था। कुल मिलाकर के जब इस मामले में आयोग ने अपनी टीम भेजी, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की, लेकिन दोनों ही एफआईआर कमज़ोर हैं। एक भी एफआईआर में पुलिस ने 7 पीड़ितों के नाम नहीं लिखे। दोनों ही एफआईआर्स में पुलिस ने ऐसे कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है जिस कानून को रिपील किया जा चुका है,
जिस कानून को मध्य प्रदेश में खत्म किया जा चुका है, उस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करना ये इंगित करता है कि मध्य प्रदेश में दमोह की जो पुलिस है वो अपराधियों को सजा दिलाने के प्रति किंचित मात्र भी गंभीर नहीं है। 7 हत्याएं होने के बाद केवल एक एफआईआर दर्ज की गई और जिसमें ये लिख दिया गया कि कुछ लोगों की मौत हुई है। इस पूरे मामले में शुरू से ही प्रशासन का रवैया लीपापोती का है। हमको प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं कि कोई भी पीड़ित सामने नहीं आ रहा है एफआईआर करने के लिए। तो मीडिया के साथियों से अपील करना चाहूँगा कि हमने जब इस मामले में मुआवजे के लिए बोला, हमने इस मामले में 10-10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के मौत के हिसाब से मुआवजे के लिए लिखा है, लेकिन मुआवजा तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक एफआईआर्स नहीं होंगी। और पुलिस ये कह के अलग हो जाती है कि कोई एफआईआर करने थाने में आ नहीं रहा है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से ये अपील है पीड़ितों के परिजनों से कि किसी प्रकार के भय, दबाव या लालच के बिना न्याय के लिए एफआईआर करने थाने पहुंचे और अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तब आयोग को अवगत कराएं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर ने जांच कराई, फिर सीएचओ ने जांच कराई, फिर पुलिस के पास मामला पहुंचा। देखिए, इस पूरे मामले में प्राइमा फेसाई संज्ञेय अपराध था, इन्वेस्टिगेशन होना था लोगों की मौत की जांच का। लोगों की मौत की जांच तो की नहीं जा रही है। अजय लाल और उसके सहयोगियों को बचाने के लिए सारी की सारी लीपापोती की जा रही है। हमने 6 नवंबर को पुनः एक आदेश दिया है, उसकी कॉपी आप लोगों को वितरित कर दी गई है। कृपया उसका अध्ययन करिए। उसका अध्ययन करके आप जान पाएंगे कि दमोह की पुलिस किस प्रकार अजय लाल जैसे कुख्यात मिशनरी माफिया को बचाने का काम कर रही है। पीड़ितों को पैसा मिल रहा था लेकिन पीड़ितों को पैसा नहीं मिल पाया। पीड़ितों को पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमने लिखा है कि इसमें पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और राज्य सरकार चाहे तो दोषी क्रिश्चियन मिशनरी अस्पताल से इसकी वसूली कर ले, लेकिन एफआईआर ही पुलिस दर्ज नहीं करेगी तो मुआवजा किस बिना पे मिलेगा। कांग्रेस के नेता मुकेश नाइक का आरोप है कि अजय लाल को फंसाया जा रहा है, क्या करेंगे? बूढ़े व्यक्ति हैं, बेरोजगार हैं। अजय लाल जैसे लोगों से कुछ पैसे पूसे मिलने की संभावना पूरी है और वो एक ऊंची जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं जिस समुदाय से आता हूँ या मेरी जो जाति है, मैं खुद को अंत्यजों में पाता हूँ। ऐसे ऊंची जाति वाले लोग हम लोगों पे पिछले कई हजार साल से ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। यही उनकी राजनीतिक दल की मानसिकता है, यही कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, यही उनके नेताओं की मानसिकता है, वही उनकी मानसिकता है। अब जब सब स्पष्ट है तो अब आप लोगों को क्या अगला करना है? हमने 30 तारीख तक जवाब मांगा है। हमने राज्य सरकार को दोबारा नोटिस किया है। देखिए, ये मामला जब तक न्याय की ड्योढ़ी पे नहीं पहुंचेगा हम इसको बंद करने वाले नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। श्रीनिवास शर्मा ने जो मिशन अस्पताल है उस पर अतिक्रमण मतलब 2.52 एकड़ पर अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व को आदेश दिया, अभी तक नहीं मिला। हाँ, तो यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है ना, अपराधियों के साथ दमोह प्रशासन का गठजोड़ है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? अब ये मैसेज कराइए कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। सेंट जोसेफ स्कूल की 3 करोड़ की जो राशि थी उसको वापस करने का आदेश ये मैंने आदेश किया क्या कोई? तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा भैया, है ना। भाई साहब, टोरी छात्रावास का मामला फिर से आया है। इससे पहले भी बाल कल्याण आयोग टीम ने वहां जांच की थी। मैं आपको विरोधी गतिविधियां वहां पाई गई थी। मैं आपको उन सारे विषयों पे बोल पाऊंगा जिन विषयों में मेरे हस्ताक्षर से सेंट जॉन्स और सेंट नारवट स्कूल ने 3 करोड़ अधिक फीस वसूली थी, जिसका आदेश वापस करने का हुआ। आज तक मेरे पास आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। मेरे पास अगर शिकायत आई हो और मुझे ध्यान ना हो तो मुझे ध्यान दिलाइए। और शिकायत भाई कलेक्टर के आदेश के लिए कलेक्टर जिम्मेदार है, मेरे आदेश के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, है ना। ठीक सेवन की सेवा समाप्त कर दी जाए, इनको निकाल दिया जाए। अवैध है सर, उन लोगों को 15 साल हो रहा है और तो कैसे हो रहा है जी सर। एज जा रही है सर, किसी के बच्चे बड़े हो गए, किसी के सारी चीजें। 100 बातें बोलने से अच्छा एक बात लिखना होती है। यही मैं इनको समझाता हूँ। आप लोग बोलते सब कुछ और लिख के कोई कुछ नहीं देता। लिख के भैया नित्या वो जूतों को मेहरबानी कर दे यार भैया। सर लीजिए ना चाय कुर्सी लो ना, उठाओ। कोई तो
जमुना भैया ऊपर से चाय पकड़ो। देखो चाय की तरफ देखो। अरे अलग ही फॉर्मेलिटी अरे आप तो आओ। हम तो चाहिए सर हमारी समस्याओं के लिए आपके समक्ष ही हम लोग रिटर्न में देंगे सर। सब लिख के संघ के देंगे। माध्यम से ही देंगे सर। दे दीजिए करवाइए। होगा फोटो बोला मम्मी बोलो और चलो और अरे नहीं भाई साहब, हाँ आप आए भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई साहब। मैं 3 महीने से आपका वेट कर रहा था भाई साहब। एक मुझे मुझे इनकी गलती से मैं लेट हुआ। अगर पहले पैसे देते तो तुम पहले नहीं चाय पियो फटाफट चलो। सर जो सर आ जाओ इधर, आ जाओ नीचे जल्दी आओ। सर जो शर्मा जी के समय सेवानिवृत्त करके गए थे सर। सॉरी सेवा समाप्त करके गए शर्मा जी अपने क्यों तुम चाय लो, चाय लो। एक तरफा यार सुना ही नहीं है बिल्कुल। वो तो देखो चल रही है हमें भी अपने के लिए चलो चलो आओ चाचा जी, कलुआ जी आओ। अरे यार हमारी ट्रेन हमने कराई थी वहाँ में टिकट कंफर्म। हम जा रहे हैं भोपाल। भोपाल से जाएंगे फ्लाइट से। हमें मालूम, हमें बात ही नहीं मालूम। दीपक जिसको सब रख लेंगे। चलो दीपक भाई बताओ। हमारे यहाँ पे वहाँ नगर पालिका ने वहाँ हटा के और जहाँ सीएम साहब सीएमओ साहब हाँ अखाड़ा हटा के कहीं शौचालय बना दिया लगभग 2000 पीछे और अभी पुराना शौचालय मुझे अभी बताया। हाँ अगर अखाड़ा हटा के शौचालय बनाया है तो वो तो धार्मिक आस्था और फिट इंडिया दोनों का उल्लंघन है। अखाड़ा दोबारा चालू करवा दिया, शौचालय शिफ्ट करवा दिया। शौचालय कहाँ बनेगा फिर ये बताओ। नहीं शौचालय वहीं पर एक शौचालय एक पुराना शौचालय 800 स्क्वायर फीट का। हमने कहा आपने ले लिया, चलो कोई बात नहीं, आपकी जगह है आपने ले लिया। अब चाह रहे कि वो तो बहुत पुराना हो गया शौचालय। एक जर्जर अवस्था में मैदान होगा प्लाट, वही हम आपको एक दिन खाना चाह रहे थे कि आपने 2000 स्क्वायर फीट कब आए होगे देखने? अभी चला जाता। अभी ले आओ सर, ले जाओ। बैक लाइट आ रही है। हाँ इस तरफ हो जाती है। कॉन्फ्रेंस चालू नहीं की थी तमाम ने उधर चल रहा है मेले में लोग ठीक है भाई 7 बजे मेला ही मेला भाई साहब मेले ही मिल रहा है। चलो मरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर ध्यान रक्त भारत का, हृदय में मूर्ति भारत की, नसों में रक्त भारत का, हृदय में मूर्ति भारत की, बने हम हिंद के योगी, करेंगे ध्यान भारत का। श्री प्रियंका नंदू जी
का हृदय से आभारी हूँ कि आज उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और मैं अपने सभी अतिथिगणों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो कृपया मंच पर आए और जैसे कि हमारी परंपरा है माता भारती के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें। कृपया हमारे सभी अतिथिगण दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतो मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते, गुरुज्योति नमोस्तुते, गुरुज्योति नमोस्तुते। हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीप प्रज्वलन तिथियों की स्वागत की बेला है, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रियंका कानूनगो जी, माननीय सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार, प्रधान जी भाई साहब जो हमारे विभाग प्रमुख सामाजिक सद्भाव सागर विभाग और हमारी इंडी लाइब्रेरी दीदी, इन दोनों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो कृपया आए और आज के हमारे अतिथि का स्वागत करें। श्री चक्रवाल जी भाई साहब और इंदू दीदी। इसके साथ ही मैं हमारे आदरणीय राजीव अयाची जी को भी मंच पर निमंत्रित करना चाहूंगी। भाई साहब जो हमारे मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं, उनके स्वागत के लिए कृपया आप आए। इसके बाद मैं श्री बंधन विश्वकर्मा भैया जो हमारी मेला समिति के युवा आयाम प्रभारी हैं,